नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स के भाग तीसरा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे किया जाता है वो जाना था और ज्यूट्रॉनिक रूप के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो कि उपापचय क्या होता है, मीन्स मेटाबॉलिज्म। जब हमारे शरीर में खाना एनर्जी में बदलता है या छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े बनते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को उपापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप खाना खाकर एनर्जी मिलता है ना, उसी तरह से रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है में जीवों के हजारों छोटे बड़े यौगिकों का विलगन पृथक्करण किया जाता है। इस शाखा में वैज्ञानिक जीवित शरीर के अंदर मौजूद सारे रसायनों कंपाउंड्स को अलग अलग करके समझते हैं। जैसे दूध से क्रीम अलग करना, वैसे ही शरीर के अंदर के रसायनों को अलग करके पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया को हम सेपरेशन एनालिसिस भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं। इन यौगिकों की संरचना निर्धारित की जाती है। ठीक है, मीन्स वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि ये रसायन कैसे बने हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आप एक एग्जांपल समझो, लेगो एक तरह का टॉय है, उससे हम घर बनाते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। स्ट्रक्चर जानने से हमें समझ आता है कि यह पदार्थ क्या काम करता है। जैसे ग्लूकोज एनर्जी देता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। संभव होने पर इनका संश्लेषण सिंथेसिस भी किया जाता है। अगर संभव हो तो वैज्ञानिक इन रसायनों को लैब में खुद भी बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, दवाइयाँ लैब में बनाई जाती हैं। इंसुलिन सिंथेसिस का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक नया पदार्थ बनाना। इससे नई दवाइयाँ और केमिकल बनते हैं। जैव अणुओं की तालिका बनाने पर हजारों कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। जब हम शरीर के सारे मॉलिक्यूल्स की लिस्ट बनाते हैं तो हमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, फैट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन होता है। जीवन कार्बन पर निर्धारित है। इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, अमीनो अम्ल, शर्करा आदि। कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड, ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, शर्करा क्या करेंगे, वो एनर्जी देने का काम करेंगे। दूसरा, आपको एक तालिका दिख रही है, ठीक है। यह बताती है कि जीवों, खासकर पौधों में बनने वाले कुछ विशेष रसायन होते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये सीधे जीवन के लिए ज़रूरी जैसे ऊर्जा देना नहीं होते, लेकिन सुरक्षा, रंग, स्वाद, दवा आदि कामों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तालिका में अलग अलग प्रकार जैसे एक्लॉइड, टर्पीन, फ्लेरोनाइड आदि और इनके उदाहरण दिए गए हैं। अब हम समझेंगे उपापचयज मेटाबोलाइट्स ये क्या है। जैव अणुओं में पाए जाने वाले यौगिकों को उपापचय मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इन यौगिकों की उपस्थिति प्राणी ऊतकों में भी पाई जाती है। चित्र 9.1 में दर्शाए गए इन यौगिकों को प्राथमिक उपापचयज कहा जाता है। ये जीवों की समान जैविक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर या किसी भी जीव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रसायन मीन्स केमिकल होते हैं।
जब ये रसायन जीवन की प्रक्रियाओं में बनते हैं तो उन्हें हम मेटाबोलाइट्स उपापचय कहते हैं। ये मेटाबोलाइट्स हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं, यानी हर सेल में और टिश्यू में मौजूद होते हैं। जो मेटाबोलाइट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे शुगर, अमीनो एसिड, इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिसके बारे में अगले स्लाइड में समझेंगे। प्राथमिक उपाचयज। प्राथमिक उपाचयज जीवों की सामान्य कार्य की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्राणी ऊतकों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अमीनो अम्ल, शर्करा, इनके कार्य और भूमिका के बारे में वैज्ञानिकों को अच्छी जानकारी है। अब बच्चों, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राथमिक उपाचयज ये रसायन होते हैं जो जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी, इसेंशियल होते हैं, यानी इनके बिना शरीर की सामान्य क्रियाएं ठीक से नहीं चल सकती। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में जो रोज़ की बेसिक एक्टिविटी होती है, जैसे एनर्जी बनाना, शरीर का विकास, ग्रोथ, कोशिकाओं की मरम्मत, इन सब में ये मेटाबोलाइट सीधे काम करते हैं। अगर ग्लूकोज नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर अमीनो एसिड नहीं होगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लगभग हर जीव में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। हर इंसान, जानवर, पौधे सभी में ग्लूकोज और एमिनो एसिड मिलेंगे। यही कारण है कि ये यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं अमीनो एसिड के सब। अब हम समझेंगे द्वितीयक उपाचयज। ठीक है, ये क्या होता है? पादप, कवक और सूक्ष्म जीव कोशिकाओं में प्राथमिक उपापचयजों के अलावा अन्य हजारों यौगिक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एल्केलाइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले, इन्हें हम द्वितीयक उपाचयज कहा जाता है। अब समझो, पहले हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में समझिए। पौधे, कवक, फंगी और सूक्ष्म जीवों मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे दूसरे रसायन बनते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जीवन के लिए सीधे ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जीव को कई स्पेशल फायदे देते हैं। जो आपका स्पेशल फायदा होगा वो क्या है पता है? सुरक्षा, रंग, खुशबू, दवाइयों में उपयोग। जब एग्जाम्पल को एक एक बार करके हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहला एल्कोलॉइड, ये अक्सर पौधों में पाए जाते हैं। कई बार ये जहरीले, टॉक्सिक होते हैं। एग्जाम्पल में निकोटीन, मॉर्फिन, पौधे इन्हें अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। दूसरा हमारा है फ्लेवोनॉइड, ये पौधों को रंग देते हैं। एग्जाम्पल फूलों का लाल, पीला, नीला रंग। ये पॉलिनेशन, कीटों को आकर्षित करने में मदद करती है। रबर, पौधों में मिलने वाला इलास्टिक पदार्थ, इसका प्रयोग टायर, जूते आदि बनाने में होता है। वाष्पशील तेल, इसेंशियल ऑयल, ये खुशबूदार तेल होते हैं जैसे पुदीना, लेवेंडर। ये इंसेक्ट को दूर रखने और आकर्षित करने का काम करता है। अब फिर इसमें मैंने बताया है प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये बैक्टीरिया को मारते हैं, इसलिए दवा में उपयोग होते हैं। रंगीन वर्णक, पिगमेंट, पौधों को रंग देते हैं। एग्जाम्पल गाजर का रंग,
ये प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। इत्र, परफ्यूम, ये खुशबू वाले कंपाउंड हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। गोंद, स्टिकी पदार्थ, पौधे इन्हें चोट लगने पर निकालते हैं, ये हीलिंग के लिए काम आती है। मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, ये स्वाद और संरक्षण प्रिजर्वेशन में मदद करते हैं। ये सब आपका आ गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। अब समझेंगे कि मेटाबोलाइट्स द्वित्विक उपाचयज का महत्व। द्वित्विक उपाचयजों की भूमिका अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है, फिर भी इनमें से कई मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण रबड़, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक। कुछ द्वित्विक उपाचयजों का पारिस्थितिक महत्व भी होता है। इनके बारे में आगे की अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधे बनाते हैं, लेकिन ये इनके रोजमर्रा की जरूरी काम जैसे बढ़ना, ऊर्जा बनाना के लिए सीधे जरूरी नहीं होते। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि हर काम में क्या करते हैं, फिर भी ये बेकार नहीं है, इनका काफी महत्व है। अब हम पढ़ेंगे बृहत जैव अणु, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले यौगिकों का अनुभार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अम्लीय अंश में 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड, लिपिड को छोड़कर उनका अनुभार 10,000 डाल्टन या उसके अधिक होता है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, हमारे शरीर में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े होंगे, एक होता है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे होंगे। यहाँ हम बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जो छोटे घुलनशील सॉल्युबल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका आकार लगभग 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है। एग्जाम्पल में पानी, ग्लूकोज। ठीक है, ये हो सकते हैं। आपको एक तालिका दिख रही है, ठीक है ना, ये टेबल बताता है कि सेल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कितने प्रतिशत में होते हैं। पानी में 70 से 80 सबसे ज्यादा है, इसलिए जीवन पानी पर निर्भर है। प्रोटीन 10 से 15, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7 जो कि जेनेटिक कंट्रोल करेगा। कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% जो एनर्जी सोर्स है। लिपिड 2% जो एनर्जी स्टोरेज करता है। आगे पढ़ेंगे सूक्ष्म अणु और बृहत अणु। जैव अणुओं को 2 प्रकार में बांटा जाता है। सूक्ष्म अणु, ठीक है, सूक्ष्म अणु को कहते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अनुभार 1000 डाल्टन से कम अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं। बृहत अणु अम्ल अविलय अंश में पाए जाता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसैकेराइड इस श्रेणी में आती है। हमारे शरीर और सभी जीवों में भी कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें हम जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इन जैव अणुओं को हम मुख्यतः रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है सूक्ष्म अणु, जिसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बृहत अणु, जिसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे अणु होते हैं, खासकर इनका अनुभार 1000 डाल्टन से कम होता है। ये जल, पानी में घुल सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, चीनी, अमीनो अम्ल, विटामिन। जैसे नमक या चीनी पानी में आसानी से घुल जाती है ना, वैसे ये छोटे अणु आसानी से घुल जाते हैं। और जो हमारा बृहत अणु होगा वो क्या होता है? ये बड़े और जटिल कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं। ये अघुलनशील अंश में पाए जाते हैं, यानी आसानी से पानी में नहीं घुलते। इसका आकार और वजन ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड, जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए लिपिड और जैव अणुओं का संगठन, ये क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कोशिका सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, खासकर लिपिड का रोल क्या होता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है।
फिर भी ये अघुलनशील भाग इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये पानी में नहीं घुलते, इसलिए अलग अलग रहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिपिड कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, इसलिए अलग से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अब हम कोशिकाओं को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं तो झिल्लियां टूटकर छोटे छोटे वेसिकल्स मीन्स पुटिकाएं बना लेती हैं। वेसिकल्स क्या होगा? वो छोटे बबल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स। थैंक यू।